गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आइए आज हम यानी क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो पहला लेसन था उसका 1 नंबर वीडियो आपके पास पहुंच गया और आज ये सेकंड वीडियो के साथ पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 31.8%, 31.16%, 31.24%, 67.8%। तो देखिए, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16 और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8। तो 31.16% देश की जनसंख्या नगरों में रहती है और 68.8% जनसंख्या गाँव में रहती है। तो 11 में ब ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीयसन के अनुसार देश में कितनी भाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। यानी ग्रीयसन ने 1923 से 28 के बीच देश की भाषाएं और बोलियों का वर्गीकरण किया था और इनमें इन्होंने बताया कि देश के अंदर 179 तो भाषाएं बोली जाती हैं और 544 से बोलियां हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है 12 में वो राइट होगा। इनकी व्याख्या देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अधिसूचित हैं हिंदी सहित। हिंदी के अलावा पूछे तो 21 हैं और यदि हिंदी सहित पूछे या कुल पूछे तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अधिसूचित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में निम्न में से किस भाषा को बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि भारत के अंदर कौन सी भाषा है वो सर्वाधिक बोली जाती है। तो आप सबको पता है कि भारत में ये जो हिंदी भाषा है ये सर्वाधिक बोली जाती है, जबकि लघुतम यानी न्यूनतम भाषा है वो संस्कृत, बूडो, मणिपुरी बोली जाती है। यदि सर्वाधिक पूछे तो हिंदी और न्यूनतम पूछे तो संस्कृत, बूडो, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। यानी भारत के अंदर 4 भाषा परिवार है। ये 4 हैं, ये क्या हैं, भाषा परिवार हैं। चारों के आपको नाम याद रहना चाहिए। जैसे पहला आपका आस्ट्रिक निषाद है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा चीनी तिब्बती जिसे किरात भी कहते हैं, चौथा भारतीय यूरोपीय आर्य। तो चारों भाषा परिवारों के नाम याद होने चाहिए, एक बार एग्जाम में पूछ भी लिए गए थे। अब हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम है यानी जिसका प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वो है भारतीय यूरोपीय, जिसको हम आर्य भी कहते हैं, और इनका जो प्रतिशत है वो है 73%। तो इसमें राइट उत्तर होगा ड। दूसरा स्थान है वो द्रविड़ का है जिसका प्रतिशत है 20। तीसरा आस्ट्रिक जिसे निषाद भी कहते हैं, इनका प्रतिशत है 1.38%। चौथा है चीनी तिब्बती यानी किरात जो सबसे न्यूनतम है। न्यूनतम पूछे तो चीनी तिब्बती जिसे किरात भी कहते हैं 0.85%। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है व्याख्या सहित।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडो आर्य इंडो आर्य किस भाषा परिवार का उपपरिवार है? यानी जो हमने 4 भाषा परिवार पढ़े हैं, इनके उपपरिवार भी हैं। तो इसमें पूछा है कि इंडो आर्य किस भाषा परिवार का उपपरिवार है? तो इंडो आर्य है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का उपपरिवार है। अब जो 4 भाषा परिवार थे, इनके कौन कौन से उपपरिवार हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं यदि द्रविड़ की, तो द्रविड़ का कोई यानी उपभाषा परिवार नहीं है। द्रविड़ का कोई उपभाषा परिवार नहीं है। भारतीय यूरोपीय आर्य की बात करूं तो इनका एक ही है, इंडो आर्य। इनका एक ही है, इंडो आर्य। तो 2 तो आपके याद हो गए। अब बात करते हैं जो 2 बच गए। आस्ट्रिक जिसे निषाद कहते हैं, उनके 2 हैं। पहला है आस्ट्रो एशियाई, दूसरा आस्ट्रोनेशियन। इसी प्रकार से जो चीनी तिब्बती किरात है, इनके भी 2 हैं। पहला है तिब्बती म्यांमारी, दूसरा है श्यामी चीनी। तो ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। एबेसद रेगिस्तान वन वर्ड के जो जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह है। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा धार्मिक समूह है। यहाँ पर आप डाउट में होंगे कि आपके अध्यापक ने तो बौद्ध को बताया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं जैन को बता रहा हूँ। देखिए, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह वो है हिंदू। वो है हिंदू है 79.8%। सबसे बड़ा धार्मिक समूह हिंदू है, जिनका प्रतिशत 79.8% है। फिर दूसरा आता है मुस्लिम, लगभग 14.2%। ये तो हो गए 2 सर्वाधिक। अब बात करते हैं 2 न्यूनतम की। तो बौद्ध का जो प्रतिशत है वो 0.7 है, जैन का 0.4 है। इसमें बौद्ध और जैन दोनों दिए हुए हैं, तो जैन होगा। और यदि जैन नहीं दिया हुआ होता तो फिर बौद्ध होता। तो याद रखना, जैन दिया हुआ है तो जैन होगा, जैन नहीं दिया है तो फिर बौद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ निवास करते हैं? यानी बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा लोग आपको कहाँ मिलेंगे? तो आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अन्य धर्मों के ऊपर भी। जैसे बात करें कि हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? तो आप भारत बांग्लादेश की सीमा वाला क्षेत्र छोड़ दो, भारत पाकिस्तान की सीमा वाला क्षेत्र छोड़ दो, जम्मू कश्मीर और उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़ दो, दक्कन के पठार को छोड़ दो, और गंगा मैदान का जो परिकरण क्षेत्र है उसको छोड़ दो। बाकी सभी राज्यों के अंदर इनको छोड़ दो आप, बाकी सभी राज्यों के अंदर आपको हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा मिलेगा। फिर बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण कहाँ है, या विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग आपको कहाँ मिलेंगे? तो आइए हम बात करते हैं ये कहाँ मिलेंगे। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर पश्चिमी बंगाल, केरल, दिल्ली और लक्षद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? तो राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में भी इनकी संख्या ज़्यादा है। यदि मैं बात करूं सिख धर्म की, तो ये लोग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलेंगे।
तो ये आप याद रखना। ईसाई धर्म के लोग हैं, यानी पश्चिमी तट के साथ साथ गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर आपको सर्वाधिक दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और एक बार तो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। प्रश्न क्या है कि एक वर्ष में, यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं लगभग। एक वर्ष में 183 दिन या इससे भी अधिक कोई व्यक्ति काम करता है तो वह क्या कहलाता है। यानी एक वर्ष में 183 दिन या इससे भी अधिक दिन कोई काम करने वाला श्रमिक क्या कहलाएगा। आप सबको पता है, ये कहलाएगा मुख्य श्रमिक। ये मुख्य श्रमिक होता है और 183 दिन से यानी कम समय काम करता है, वह सीमांत श्रमिक कहलाता है। 183 दिन या फिर आप इनकी 6 माह बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, मुख्य श्रमिक एक वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करे वो, और सीमांत श्रमिक एक वर्ष में 183 दिन से यानी कम काम करता है, वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। एग्जामिनर कई बार इन मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के अंदर अंतर पूछ लेता है, तो आपको इनका अंतर भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में श्रमिकों का अनुपात है। जनगणना 2011 की बात है के अनुसार भारत में श्रमिकों का अनुपात है। श्रमिकों का मतलब होता है इसमें मुख्य श्रमिक भी आएंगे और सीमांत श्रमिक भी आएंगे। तो भारत में इनका प्रतिशत है 39.8%। तो 19 में ए ऑप्शन सही है, 39.8%। जबकि भारत में अश्रमिकों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% है। क्वेश्चन नंबर 20, यानी किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी भारत का कौन सा राज्य है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा लोग नगरों में निवास करते हैं। तो इसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो गोवा का है। गोवा की 62% जनसंख्या है वो लगभग नगरों में निवास करती है। और भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। यदि सर्वाधिक नगरीय पूछे तो गोवा में, और यदि न्यूनतम नगरीय पूछे तो हिमाचल प्रदेश में। और यदि ऐसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। गोवा में सबसे कम में ग्रामीण जनसंख्या है। उल्टा कर देना, सर्वाधिक नगरीय पूछे तो गोवा, न्यूनतम नगरीय पूछे तो हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक ग्रामीण पूछे तो हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम ग्रामीण पूछे तो गोवा। और एक राज्य सिक्किम भी है जिसकी न्यूनतम जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, न्यूनतम पूछे तो सिक्किम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। यानी आज देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है तीव्र जन्म दर, नगरीकरण, निम्न जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर एवं घटती हुई मृत्यु दर। तो इसका राइट उत्तर होगा द ऑप्शन। इसका राइट होगा द ऑप्शन होगा, वो इसका राइट होगा कि जन्म दर बढ़ रही है, मृत्यु दर घट रही है, जिसके कारण देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वितरण कहाँ मिलता है। यानी देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वितरण
कहाँ मिलेगा? जो पठारी भाग है वहाँ नहीं मिलेगा, जो पर्वतीय भाग हैं यहाँ भी नहीं है, मरुस्थलीय भागों में नहीं है, तो आपको कहाँ मिलेगा? मैदानी भागों के अंदर। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जनसंख्या की विस्फोटक अवधि है। बड़ा शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 मुख्य प्रावस्थाएं हैं। इन 4 प्रावस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 1901 से 1921 है, फिर 21 से 51 है, फिर 51 से 81 है, फिर 81 से आज तक है। यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 मुख्य प्रावस्थाएं हैं, जिसमें से एक प्रावस्था ऐसी है जिनको जनसंख्या की विस्फोटक अवधि के नाम से जाना जाता है, तो वो है 1951 और 81। 51 और 81 के दशक को देश की जनसंख्या की विस्फोटक अवधि कहा जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या पर भी जोर देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रमुख प्रावस्थाएं हैं, जिनमें पहली है 1901 से 21 की अवधि। इस अवधि को जनसंख्या वृद्धि की रुद्र अथवा स्तर प्रावस्था कहा जाता है। दूसरी है 21 से 51 की अवधि। 21 से 51 की अवधि को जनसंख्या स्तर वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तीसरी है 51 से 81, जिसको जनसंख्या की विस्फोटक अवधि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? बड़ा शानदार प्रश्न है। क्या है कि जनसंख्या वृद्धि, इसमें मैंने उत्तर भी साथ में दे दिया है, भूल से नहीं देना चाहिए था। प्रश्न ऐसे आएगा कि 2 समय अंतरालों के बीच, 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला जन परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। कई बार जनसंख्या वृद्धि का अर्थ पूछ लेता है, तो आप अर्थ लिख दोगे कि 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 मुख्य घटक हैं, जिसमें पहला प्राकृतिक घटक है, दूसरा अभिप्रेरित घटक है। तो आपको ये भी याद रखना है। 25वां क्वेश्चन है लास्ट इस लेसन का, फिर हमारा अगला लेसन स्टार्ट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप हर लाइन, ये लाइन हर जगह आप देखते हैं। ये स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जेंडर के प्रति असंवेदनशीलता, जेंडर के प्रति संवेदनशीलता, लिंगानुपात को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को घटाना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। तो ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा आपको वीडियो देने का मनोबल बढ़ेगा, और हम आपको बराबर वीडियो देते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत।